राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर के हर पहलू को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया हूं आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हां, एक मुलाकात, जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और आज लाखों लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। साथ ही उनके जीवन सफर से हम आपको रूबरू कराते हैं, उनके संघर्षों से रूबरू कराते हैं, उनके जीवन के उतार चढ़ावों से आपको रूबरू कराते हैं और होती है उनके साथ कुछ खट्टी मीठी बातें हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे प्रतिभा से जिन्होंने जो है अपने सरल स्वभाव और मिलनसार और मधुभाषी के व्यक्तित्व के धनी इंसान, जी हम बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह नेगी उर्फ अजनबी जी से, जो लगातार जो है बचपन से ही जिनको संगीत के प्रति बड़ी रुचि थी और अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए वो आगे बढ़ते रहे और संगीत के क्षेत्र में और गायक के क्षेत्र में वो आगे कदम बढ़ाते रहे। लगातार वो जो है स्टेज मंचों पे जो है कार्यक्रम करते रहे। चंद सिंह राही जैसे दिग्गज कलाकारों के बीच में, नेगी जी के, बकरोला जी, काफ़ी पुराने कलाकारों के बीच में वो अपना सफ़र शुरू करते रहे और लगातार जो है गायकी और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद फिर देवराव रंगीला जी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया और उसके बाद फिर खुद का म्यूजिक देना शुरू करा और नरेंद्र अजनबी के नाम से फिर उन्हें लोग पहचानने लगे और लगातार आज स्टेज मंचों पे जो है अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। उत्तराखंड के हर बड़े दिग्गज कलाकार के साथ वो मंच शेयर करते हैं और अपनी प्रतिभा, अपने हुनर से जो है आज अपनी एक पहचान बना चुके हैं और लगातार लोग उनको दिल्ली एनसीआर सहित उत्तराखंड में जो है नरेंद्र अजनबी के नाम से जानते हैं और अपने उत्तराखंड के प्रति लगातार वो जिस तरह से संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रवास में भी रहते हुए अपने में दर्शाता है कि उनका जीवन पूरा जो है संगीत के लिए समर्पित है और संगीत के लिए ही वो अपना जीवन सारा लगा रहे हैं और उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में उनका अहम किरदार है। तो आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं नरेंद्र अजनबी से और जानेंगे उनके जीवन सफर के बारे में, उनके उतार चढ़ावों के बारे में हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। सर, आप हमारी एक खास मुलाकात में पहुंचे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार सिलोड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और इस मुहिम के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने जो पुराने कलाकारों की जीवनी जो है अपने चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रख रहे हैं, उनके संघर्ष को और उनकी जो स्ट्रगल उन्होंने किया है उसको लोगों के सामने ला रहे हैं कि किस तरह से हमने या पुराने लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उसमें काम किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी को इस तरह से लोगों के सामने उजागर करें। धन्यवाद अजनबी जी। हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड के हर कलाकार को जो है मंच मिले, उनको प्रतिभा उनके लोगों तक पहुंचे और जन जन तक जो है वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए लोग भी उनको पहचान सके। साथ ही सर, हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले किसी अगर वंदना से अगर हमारी शुरुआत हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जरूर सिलोड़ी जी, मैं उस वक्त पर्वतीय उत्तराखंड कला संगम राही जी के द्वारा निर्मित था, तो उसमें हम जब हम कार्यक्रम करते थे तो वो वंदना हम गाते थे। थोड़े से मैं चंद उसकी आपको सुनाता हूँ। जय उत्तराखंड देवा, जय जन्मभूमि, तेरी याद जी कुड़ी माँ, कोटि कोटि खूमी। जय उत्तराखंड देवा, जय जन्मभूमि, भांति भांति जड़ी बूटी, ठंडो मीठो पानी, भांति भांति जड़ी बूटी, ठंडो मीठो पानी, विदेशी मनिक यक कर दीन गाणी। बहुत ही सुंदर आपने जो है हमें भी जो है देवभूमि के दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर वंदना आपने की। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, वर्तमान में फिलहाल आप कहाँ रहते हैं और फिलहाल क्या कर रहे हैं? जी, मेरी पैदाइश यहाँ दिल्ली में ही हुई है और शिक्षा दीक्षा भी सब दिल्ली में ही हुई है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने उत्तराखंड से इतना हमें लगाव है कि मैं एक, शायद लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छी गढ़वाली बोलते हो, तो मैं गढ़वाल क्षेत्र से हूँ, तो थोड़ा सा भाषा का ऐसा भेद नहीं आया कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ या कहीं कुछ इस तरह की, तो अपनी संस्कृति से लगाव है। गाँव कहाँ पीछे नाम? गाँव में ये अपना जो सतपुली क्षेत्र है
पौड़ी गढ़वाल में पली गांव मेरे गांव का नाम है। बांघाट और पली गांव सतपुली से एक रोड बांघाट की तरफ कलजी खाल होते थे, पौड़ी की तरफ जाता है और एक देवपरिया की तरफ जाता है। तो उसमें सतपुली से 2-2.5 किलोमीटर मेरा गाँव है, पली गाँव के नाम से। तो वहाँ मेरा पैतृक गाँव है। अभी वर्तमान में फिलहाल वर्तमान में मैं अभी मयूर विहार फेज 3 यहाँ पर रहता हूँ और एक स्कूल में मैं एज ए म्यूजिक टीचर थोड़ा सा यहाँ पे काम करता हूँ। 3-4 घंटे के लिए मैं जाता हूँ पार्ट टाइम। यानी आप अपने उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार लगातार दिल्ली एनसीआर में भी कर रहे हैं और कहते हैं कि आप बचपन से ही जो है आपको संगीत का बड़ा शौक था। आप जो है शुरू से ही संगीत के प्रति आपकी काफ़ी रुचि रहती थी और परिवार में भी आपका संगीत का माहौल था। आपने अपने पिता से जो है प्रेरणा ली। किस तरह का माहौल होता था उस टाइम और कौन से संग की बात होगी, अगर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको शुरुआत की बताता हूँ कि शायद 80 के दशक में जब मैं छोटा ही था तो मेरे पिताजी भी थोड़ा संगीत में रुचि रखते थे। तो हारमोनियम हमारे घर में थी, हारमोनियम ढोलक वगैरह हमारे घर में हुआ करती थी। तो उस वक्त मंच जो है इतना, मंच के प्रोग्राम इतने नहीं हुआ करते थे, बैठकें ज़्यादा हुआ करती थी। तो पिताजी को बड़ा शौक था, तो पिताजी राही जी के साथ जुड़े हुए थे। तो राही जी, बकरोला जी, सत्येंद्र नेगी वगैरह ये सब हमारे घर में आते थे, तो बैठक सी होती थी। तो छोटा सा घर था, आप जानते हैं कि उत्तराखंड के कलाकार गरीबी होते हैं इतना। तो उस वक्त पे हम 2 कमरे थे और अंदर ये लोग अपना जो करते थे, मनोरंजन करते थे, गाते रहते थे। तो मैं बाहर बैठ के, मेरी मम्मी और मैं बाहर बैठ के सुनते थे। और जब पिताजी इन लोगों को छोड़ने के लिए जाते थे बस स्टैंड तक, तो फिर मैं वो हारमोनियम वो जो सुना हुआ रहता था, मैं उस पर फिर हाथ साफ करना शुरू कर देता था। तो इस तरह से मेरे को जो है संगीत का लगाव हुआ और मैं इस तरह से कोशिश। यानी हम कह सकते हैं कि आपके परिवार में और पूरा माहौल और जहां आप रहते थे वेलकम सादरा में लगातार जो है कलाकारों का जमावड़ा लगा रहता था आपके घर पे और लगातार बड़े बड़े दिग्गज उत्तराखंड के कलाकार, उन्हीं से जो है आप धीरे धीरे जो है उत्तराखंड के प्रति और गायकी के प्रति आप आगे बढ़ते रहे। स्कूल, कॉलेज और साथ ही क्षेत्र में आसपास के एरियाओं में भी जो है आपने मंच शेयर करने चालू कर दिए। तो क्या याद आ रहा है उस टाइम सादरा के आसपास किस तरह का माहौल होता था और उत्तराखंडी जब कार्यक्रम होते थे या रामलीलाएं होती थी तो किस तरह से आप भाग लेते थे उनमें, अगर याद आ रहा हो? जी, स्कूल के समय में थोड़ा सा मैं, एक तो मैं कभी भी अपने आप को मतलब एकदम से जैसे लोग कूद के आते हैं सामने, मैं थोड़ा सा ऐसा, अब आप झिझकू बोल सकते हैं थोड़ा सा। तो स्कूल टाइम में मैं करता था, घर में बजाता भी था, हारमोनियम बजा लेता था थोड़ा बहुत, लेकिन स्कूल में थोड़ा सा एक झिझक सी नहीं हटी और स्कूल में नहीं किया। और बाकी बजाय जो उस टाइम पे रामलीलाओं का ज़्यादा वो होता था, तो रामलीलाओं में एक्टिंग भी कर लेता था। अच्छा। और साथ साथ में हारमोनियम भी बजाता था रामलीला में और एक्टिंग के साथ साथ गाता भी था। उसके बाद में खुद डायरेक्शन भी रामलीला में किया मैंने। छोटे छोटे बच्चों की, कम से कम 6, 7, 8, 10, 12 साल के बच्चों की एक रामलीला भी मैंने बहुत अच्छी सुचारू रूप से करी उस वक्त पे। ठीक है। लेकिन अपनी संस्कृति से लगाव था तो थोड़ा इस साइड को झुकाव बढ़ता चला गया। यानी हम कह सकते हैं कि आप लगातार जो है उत्तराखंड की संस्कृति के साथ आगे बढ़ते रहे, अपनी गायकी के साथ, क्योंकि आप बहुत अच्छा भी गाते थे। उस समय कौन सा गाना आपके दिल को छूता था कि जो हर वक्त आप गाते थे, चाहे घर पे हो, कहीं भी हो, कार्यक्रम्स में आप जाते थे, कौन सा ऐसा गाना को याद आ रहा हो जो आपके दिल के बड़े करीब रहता हो, अगर हमारे दर्शकों को बताएं? उस वक्त पे छोटा था मैं, तो राही जी के कुछ गीत जो अच्छे लगते थे और उस वक्त पे नेगी जी का भी आगमन हुआ था। तो उस वक्त मैं तो खैर लाइन में नहीं आता था, लेकिन सुनता था इन लोगों को। तो नेगी जी के कई गीत, शुरू के नेगी जी के 3 भाग तो मैंने ऐसे चार्ट रखे थे उस टाइम पे कि म्यूजिक टू म्यूजिक। तो उस वक्त पे बहुत सारे गीत नेगी जी के मैं गाता था और कुछ उस टाइम लोग कहते थे कि नेगी जी की कॉपी, उस टाइम एक दौर चला था कि मतलब नेगी जी की कॉपी करने के चक्कर में बहुत सारे कलाकार तो बर्बाद भी हुए, खैर कि वो अपनी आवाज उन्होंने खो के नेगी जी की कॉपी करना शुरू कर दिया। उनमें से मैं भी था, लेकिन मैंने फिर बाद में थोड़ा सा अपना स्टाइल बदला। कौन सा उस टाइम के कुछ गाने अगर याद आ रहे हो तो नॉन स्टॉप में 2-3 अगर हमारे दर्शकों को? नेगी जी के गीत सुनते थे तो उस टाइम तो पहला तो वो वंदना थी जो पहली भाग में थी, घुघुती घुरोण लगे और जो जस दे देन हो जाए। तो ये गीत मेरे को इतना छूता था अंदर से, तो मैं उसको बहुत गाता था और मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। जो जस देई देणु वे जई
देसुमा का देसा म्यारूगढ़ देसा है। अभी थोड़ा सा एक तो मेरे को गले में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे गले में वोकल कॉर्ड कटा हुआ है, तो थोड़ा सा आवाज़ मेरा सा, एक तो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है अभी थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। एक ये था, को ढूंगो नी पूजी मीन कै डांडानी ग्यों मी क्वा खैरी नी खाई भेजी त्वे माँ क्या लगो। तो इस टाइप के गीत मेरे को, एक तो सैड मूड के गीत मुझे ज़्यादा नहीं, बहुत ही अच्छा गाया आपने। यानी हम कह सकते हैं कि बचपन से ही जो आपकी शुरुआत हो गई थी और लगातार उत्तराखंड के कलाकारों को आप सुनते चले गए, और उसके बाद ऐसा एक टाइम भी आया कि जब आप खुद मंच जो है आप शेयर करने लगे, मंचों पे जो है आप गाना लग गए। कहाँ से शुरुआत हुई है ये, किस तरह से शुरुआत हुई, और पहला मंच कौन सा था आपका, अगर याद आ रहा होगा मेरे को? उस वक्त पे राही जी के साथ हम जब जुड़े, पिताजी जाते थे, पिताजी के साथ मैं भी जाता था, तो अब राही जी को पता लगा कि लड़का थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है म्यूजिक में, तो पहले हम ग्रुप में गाते थे, मतलब ग्रुप में वीरेंद्र नेगी जी और मैं, उस वक्त पर वीरेंद्र नेगी जी हारमोनियम बजाते थे, मैं भी बजाता था थोड़ा बहुत, तो हम लोग ग्रुप में गाते थे, मतलब कोरस में। बिल्कुल। तो उसके बाद एक दिन राही जी ने मुझे अचानक की, कोई भूमिका नहीं थी, एक एक 1.5 महीने हम लोग उस टाइम रिहर्सल करते थे, बड़े सिंगर हो चाहे छोटे हों चाहे डांसर हो, सब एक एक 1.5 महीने एक कार्यक्रम की रिहर्सल करते थे। आज तो लोग किसी के पास टाइम नहीं है। तो उस टाइम राही जी ने अचानक बोला कि एक गीत तू भी गाएगा भाई, गीत अचानक गाया मैंने, तो वो आपने सुनाया था, वो घर जमे फिल्म का गीत है। तू दिख्यांदी हो जन जुन्याली हो, सची त्यार सो, सची त्यार सो। तू दिख्यांदी जन जुन्याली, तू दिख्यांदी जन जुन्याली, सची त्यार सो। जब हूं दिन छुई रूपा की, पहली त्यारू नो हो तेरा रूप देखे की, हो तेरा रूप देखे की, लोग जली गैन बोल बनी गैन, लोग जली गैन बोल बनी गैन। आप जो है मंच करने लग गए, लगातार जो है आप उत्तराखंड के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के बीच में रहने लग गए। जगदीश वकरोला जी हो गया, देवराज रंगीला जी हो गए, चंद सिंह राही जी हो गए, वीरेंद्र नेगी जी हो गए, सत्येंद्र नेगी जी हो गए, रेखा दसमाना जी हो गए, सुनीता बेनवाल जी, काफ़ी यानी लिस्ट है जो उस टाइम के बड़े बड़े कलाकार थे। उनके बीच में किस तरह का माहौल होता था जब आप उनके बीच में जाते थे, तो कितना आपको सीखने को मिला और क्या याद आ रहा है? सीखने को तो सब कुछ सीखने को वहीं से मिला, और एक हौसला भी मिलता था। जब ये लोग गाते थे तो उस टाइम लगता था यार मैं क्यों नहीं कर सकता, तो फिर वो गाने की प्रेरणा से भी मिली कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं, मेरे गले का वोकल कॉर्ड का एक पीस कटा हुआ है। अच्छा अच्छा। आज मैं खुद लग रहा है मेरे को कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी कहीं पे भर्रा रही है, फिर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हाथ में, और मैं कई सालों से जो है कीबोर्ड बजा रहा हूँ, प्रोग्राम में लोगों को गवा रहा हूँ, तो गाने की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा रह नहीं गई है उस टाइम के हिसाब से। तो इन लोगों से एक तो संगीत के बारे में जानने को, संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जानने को, सुनते रहते थे, छोटे थे तो सुनते थे, लेकिन इतना ध्यान था कि हमें इस तरफ को रुझान है तो इस तरफ को हमने थोड़ा बहुत देखना है कि थड़िया चौपड़ा ये सब चीज़ें जो इन लोगों से पता लगता था कि हाँ क्या क्या होता है हमारे यहाँ, क्योंकि पैदाइश तो दिल्ली में है तो ज़्यादा तो वहाँ के माहौल में रहा नहीं, तो इन्हीं लोगों से सारा कुछ पता लगा। जागर सम्राट चंद सिंह राही जी के परिवार के साथ आप बड़े करीब से रहे, देवराज रंगीला जी के साथ बड़े करीब से रहे, वीरेंद्र नेगी जी के साथ आप रहे, किस तरह का परिवार के साथ माहौल रहता था आपका, और क्या लगता था जिस तरह से जागर शैली में वो चलते थे, पुराने लोकगीतों को जो है फोक संगीत को, डोर थाली को लेकर आगे बढ़ाते थे, किस तरह का आपको अनुभव होता था कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की धरोहरों को ये आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ काम करने में, क्योंकि आपने उनके साथ काफ़ी मंच करे, प्यारेलाल भवन में भी आपने उनके साथ स्टेज करा, 1987 में आपने स्टेज किया, उससे पहले भी आप लगातार करते थे, किस तरह का रहता था कि इतने बड़े महान
कलाकार के बीच में मैं हूँ और मैं भी उनका शागिर्द बन रहा हूँ? मैं उस वक्त जब जागर शैली को सुनते थे हम लोग, तो खैर गांव में पूजा वूजा होती थी तो सुने हुए थे, लेकिन अपने बीच में और अपने मंच में जो हम मतलब इस तरह से ये प्रस्तुत करते थे, राही जी और उनके साथ बकरोला जी भी थे जो थाली पे रहते थे, तो हम लोग तो एक एज ए भौड़ेर जिसको बोलते हैं कि मतलब कोरस, तो उस तरह से हमको इंटरेस्ट था तो हम कोरस में ही कोशिश करते थे। तो वो अपनी जो शैलियाँ थी तो मैं उस शैली की तरफ ज़्यादा तो नहीं जा सका, पर यह है कि मैं थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, और रिदम जो हमारा उत्तराखंड का है, डमरू थाली का है या हुड़के का है, तो वो एकदम से हमारे दिल को छू के एकदम से मतलब उमंग, देखो आज भी जो इस तरह के गीत आ रहे हैं तो लोगों को नाचने का वो एकदम से बन जाता है, तो हमारा भी उस तरह से था कि मतलब इस तरह का रिदम जो है सुनने में और एक प्रफुल्लित हो जाता था मन। बिल्कुल, तो उस शैली को तो प्रणाम है और देवभूमि की शैली। आप जो है मंचों पे जो है लगातार आपको जो है लोग नरेंद्र सिंह नेगी जी के नाम से जो है पुकारते थे। आप मंच पे जब आपका अनाउंस होता था तो नरेंद्र सिंह नेगी जी, क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे गढ़ रतन उत्तराखंड के बहुत महान गायक हैं। साथ ही जो है आप भी जो है, तो कभी ऐसा हुआ कि जब आप मंच पे आते थे और नरेंद्र सिंह नेगी जी के नाम से आपको पुकारते थे तो कभी मन को लगा कि नहीं यार उनमें और मेरे में बड़ा फर्क है, आपने फिर उसके बाद अपना टाइटल रखा अजनबी, तो किस तरह का रहता था जब मंच पे आपको पुकारते थे लोग और जनता में क्या रिएक्शन होता था, थोड़ा अगर याद आए? मैंने जो है गाने में नेगी जी के गीतों को यूज़ किया बहुत, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कभी कि मतलब नहीं मेरे नाम नरेंद्र सिंह नेगी है तो मैं गा रहा हूँ, ऐसा नहीं था। गाने अच्छे लगते थे, रचनाएं थी, उस टाइम रचनाओं का दौर था तो रचनाएं अच्छी लगती थी और दिल को छूते थे गाने, तो मैंने कभी अपने नाम के हिसाब से नहीं सोचा कि नहीं मैं नरेंद्र सिंह नेगी नाम है तो मैं मतलब उनके ही गानों, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि जब स्टेजों पे कई बार दिक्कत ऐसे आई कि नरेंद्र सिंह नेगी मतलब मंच पे जब अनाउंस हो रहा है कि या फिर बैनर पोस्टर जो लग रहे हैं नरेंद्र सिंह नेगी लिख रहे हैं तो लोगों को कुछ गलतफहमी भी हो सकती थी, तो कई बार ऐसा भी था कि भाई मार खाने की भी नौबत भी आ जाए, वो तो दिख नहीं रहे, तो अब नाम को तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, अपना मेरा नाम अब तो रखा गया था और नेगी जी के आने से शायद पहले बहुत काफ़ी पहले रखा गया था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने सबने मेरे को बोला कि यार कुछ अपना अलग से ऐसा रखो कि जो आप अलग से पहचाने जाओ। तो उस दौर में जब एक बार रिकॉर्डिंग चल रही थी हमारी रामा स्टूडियो में पहाड़गंज में, तो रंगीला जी की रिकॉर्डिंग थी, तो हम लोग एज ए म्यूजिशियन काम कर रहे थे, तो रंगीला जी ने कहा कुछ तेरा नाम सोचते हैं कुछ, तो पूरी रिकॉर्डिंग में शायद वो सोचते रहे। उसके बाद जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गया हम लोग थोड़ा सा बैठे थे, तो उसके बाद उन्होंने यार नरेंद्र अजनबी रख दे, एकदम से उन्होंने बोला नरेंद्र अजनबी रख दे। तो अजनबी एकदम मुझे भी अटपटा सा लगा, पहली बार सुना था, अब तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो लोग बोलते हैं तो कोई भी नहीं सोचता शायद इस बारे में, लेकिन उस टाइम मुझे भी लगा कि अजनबी क्या अजीब सा बात हो रही है, तो मैंने रख दिया। मैंने कहा अब रंगीला जी कह रहे हैं सीनियर आर्टिस्ट हैं तो रख दिया। तो वो दिन था और आज का दिन था, और मेरे ख्याल उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मुंबई वगैरह जहाँ भी है, मतलब मेरे को नरेंद्र अजनबी के नाम से हर कोई पहचानता है कि हाँ भी उत्तराखंड का एक छोटा मोटा सा म्यूजिक डायरेक्टर है। यानी हम कह सकते हैं कि रंगीला जी का आपके कैरियर में बड़ा योगदान रहा, क्योंकि 90 तक लगातार आप जो है गायकी के दौर पे चल रहे थे, मंचों में आप गायकी करते थे, लेकिन फिर आप जो है देवरा रंगीला जी के असिस्टेंट बन गए, उनके म्यूजिक में जो है आपने साथ देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आपका रुझान संगीत की ओर ज़्यादा बढ़ने लगा। देवरा रंगीला जी ने जो है आपको अपना असिस्टेंट रखा और लगातार आप उनके साथ जो है म्यूजिक देते चले गए। किस तरह से फिर गायकी के बाद आप म्यूजिक के क्षेत्र में आए, और जब म्यूजिक के क्षेत्र में आए संगीत आप देने लगे तो किस तरह का माहौल रहता था और क्या सोच थी आपकी? उस वक्त पे मैं आपको बताऊं तो हम जो उत्तराखंडी थे, हम अदर क्षेत्र के लोगों पे डिपेंड करते थे कि वो हमारा म्यूजिक करेगा। हमारे शायद उत्तराखंड के कलाकार भी खुद ये मतलब कल सोचते भी नहीं थे कि हम म्यूजिक खुद करें। तो इस लाइन में हम डिपेंड रहते थे। उस टाइम पे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे जो नॉन पहाड़ी थे, तो उस टाइम पे वीरेंद्र नेगी जी और रंगीला जी ने ये पहल की कि अपने म्यूजिक खुद करें, हम अपने कलाकारों के म्यूजिक खुद करें एज ए म्यूजिक अरेंजर। तो इन लोगों ने कुछ काम किया तो कुछ हमको भी लगा, तो रंगीला जी के साथ मैंने उनकी रिकॉर्डिंगों में एज ए म्यूजिशियन काम किया काफ़ी टाइम। उसके बाद फिर मुझे भी लगा कि यार कुछ
कर सकता हूँ मैं। तो फिर मैंने कोशिश की, कुछ कलाकार भी मिले, तो मैंने फिर शायद 97-98 के बाद मैंने खुद, मेरे पास एक कलाकार आया तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया और बहुत अच्छा नंबर था वो उस वक्त का। लेकिन शायद बहुत ज़्यादा हाई फाई चलना उस टाइम, मतलब एक अलग बात हो जाती थी। उस टाइम कलाकार भी बहुत आ गए थे। उससे पहले जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी अपनी 86 में, तो उस वक्त तो बहुत कलाकार कम थे, मतलब गिने चुने थे, 7-8 कलाकार थे। संतोष खेतवाल भाई थे, वो थे। और उसके बाद ये नए नए तो बहुत बाद में आए, लेकिन 97-98 के दौर में तो काफ़ी कलाकार, मतलब इतनी भीड़ हो गई थी, तो उस वक्त पे भी हमने काम किए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रंगीला जी के साथ आप असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे काम करते रहे, और फिर धीरे धीरे जब लोगों ने आपको कहा कि भैया आप संगीत में आपका हाथ बहुत अच्छा है, कीबोर्ड आप बहुत अच्छा बजाते हैं, संगीत की नॉलेज आपको काफ़ी हो गई, तो आपने फिर खुद का अपना जो है एज ए संगीतकार के तौर पे अपने को प्रमोट करा, और 1997 में आपने पहली कैसेट जो है आपकी इंद्रेश मैडम के द्वारा आपने उसकी शुरुआत करी। पहली एल्बम में जब आपने म्यूजिक दिया, क्या सोचा मन में कि किस तरह का संगीत दूंगा और अपने उत्तराखंड के संगीत के तौर पे किस तरह से को आगे बढ़ाऊंगा? उस दौर में एक तो संगीत से रुझान था ही था, और फिर आगे बढ़ना तो आप एक इंसान का अधिकार है मेरे ख्याल। तो कोशिश हमने ये की कि शायद हम भी थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ कर सके, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम एज ए म्यूजिशियन काम कर रहे थे, सुन रहे थे उतने टाइम से। तो मैंने पहला, मेरे को एक कलाकार मेरे पास आया, तो मैंने सोचा कि मैं चलो क्यों ना खुद ही कर दूं। उस चक्कर में कई लोगों से थोड़ा सा अनबन सी भी हुई होगी, लेकिन फिर कोशिश करना तो अधिकार बनता है ना। एक इंग्लिश मैडम का शायद मुझे थोड़ा अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद मैंने एक अगरोड़ा बाजार की थी। एक हमारे कलाकार थे माधवर सिंह तंगोली के नाम से, तो उनके गाने थे, बहुत बढ़िया थे, बकरोली जी के स्टाइल में थे। सुनीता बेलवाल को मैंने उसमें लिया था, तो उनका एक गीत में 2 लाइन आपको सुनाया था। तुम तो वेला म्यारा स्वामी दिल्ली बाजार मां, मिछो का चलखड़ू जगाणू चुल्ली घर मां, मिछो का चलखड़ू जगाणू चुल्ली घर मां। तुम तो वेला म्यारा स्वामी दिल्ली बाजार मां, मिछो का चलखड़ू जगाणू चुल्ली घर मां। एक बहुत बढ़िया गीत था ये, तो अच्छा लगा मुझे उस टाइम पे। और ना जाने कुछ इस म्यूजिक लाइन में मैंने देखा कि तकदीर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं कि जिनके पास शायद मैटर भी नहीं था, एक ही गाने से बहुत आगे बढ़ गए, और मैंने तो काफ़ी किया, लेकिन सो रहा। यानी हम कह सकते हैं कि गायकी के बाद आप संगीत में आए, और संगीत में आपने इस तरह के संगीत दिया कि लोग आज भी आपको जो है नरेंद्र अजनबी के नाम से जानते हैं। साथ ही आपने उस समय एक अपना मंच भी बनाया है, जिसमें राजेंद्र चौहान, मोती शाह और कई कलाकार उस समय के आपने एकजुट किए, और आप लोगों ने एक मंच भी बनाया जिसके तले आप कार्यक्रम करने बैठे। क्या था वो मंच, थोड़ा उसके बारे में अगर याद आ रहा हो? ये 1990 के दौर की बात है कि जब हमने नोएडा में एक मंच बनाया था, तो ये भाई राजेंद्र चौहान के साथ उस टाइम मुलाकात हुई थी, नोएडा में आए थे तब। तो उस वक्त हम लोगों ने एक मंच बनाया था पर्वतीय सांस्कृतिक मंच के नाम से, जो आज भी चल रहा है। ये भाई राजेंद्र चौहान उसको चला रहे हैं। तो उस मंच के बैनर तले हमने उस वक्त एक कार्यक्रम किया था। तो आप लगाइए कि वो दौर था कि उस टाइम खुद ही पर्चियाँ काट रहे हैं, खुद ही हम व्यवस्था कर रहे हैं, फिर रिहर्सल कर रहे हैं नेहरू केंद्र में, और फिर रात को फिर हमने गाना भी है खुद ही। तो उस कार्यक्रम में हम लोग साथ में थे, और उसके बाद एक कार्यक्रम और हमने नोएडा स्टेडियम में किया था, जिसमें म्यूजिक पे राजेंद्र प्रसन्ना जी की टीम को हमने बुलाया था। सारे कमर्शियल कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन। तो हम लोगों ने गाया, मोती शाह भी था, मैं भी था, राजेंद्र चौहान जी थे, कल्पना चौहान जी थे, एक रणजीत कठैत था हमारे साथ। तो काफ़ी लोग थे, बुलाया था हमने बाहर से भी कलाकारों को। और कहाँ सत्येंद्र में के पास, दिल्ली के अलावा और कहाँ आपकी परफॉर्मेंस होती थी उस समय पे? उस वक्त पे दिल्ली के अलावा मेरा चंडीगढ़ में
94 95 से और 98 99 तक कंटिन्यू मेरा हर साल शो होता था टाइगर थिएटर में। एक गढ़ पुष्पांचल क्लब था वहाँ पे, तो वो मेरे निर्देशन में वहाँ पे पूरी टीम जाती थी, हमारे 17-18 आदमी थे। तो उस टाइम दिग्गज कलाकार जाते थे। मीना राणा तो उस टाइम नहीं आई थी, मीना राणा, सुनीता बेरवाल और देवराज रंगीला हो गए, सत्येंद्र नेगी हो गए। तो हम लोग वहाँ पर जाते थे। हर साल हमारा मतलब वहाँ पे एक शो होता था टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में। यानी उस समय जो है आप कह रहे हैं कि एक एक महीना हो लग जाता था रिहर्सल के लिए। रिहर्सल पे बड़ा जोर देते थे पुराने कलाकार जितने भी है, और मंच पे चढ़ने से पहले आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। एक एक महीना लग जाता था रिहर्सल करते करते। लोग आते थे, रिहर्सल करते थे और उसके बाद फिर मंच पे चढ़ते थे। तो किस तरह का माहौल रहता था जब रिहर्सल आप लोग करते थे? कितनी मेहनत लगती थी और क्या लगता है कि वो मेहनत कहीं ना कहीं अब रंग ला रही? जी, उस वक्त पे एक एक डेढ़ महीने रिहर्सल होती थी, पैसा नहीं देखा जाता था। अभी अगर एक दिन की रिहर्सल के लिए अगर आप बुलाएंगे आज के दौर में कलाकारों को, तो उसका भी वो हाफ पेमेंट बिल्कुल चार्ज करते हैं। लेकिन उस टाइम एक डेढ़ महीने पैसा तो प्रोग्राम में भी नहीं मिलता था। पैसा प्रोग्राम में भी नहीं मिलता था, रिहर्सल में क्या मिल रहा है। लेकिन एक अंदर से अपनी संस्कृति के लिए, संगीत के लिए एक लगाव था कि जो पूरे महीने भर ड्यूटी भी करते थे, तो ड्यूटी करने के बाद शाम को वहाँ पहुँचेंगे सकरपुर। ये राही जी का एक अलग अपना कॉन्सेप्ट था कि मतलब भाई रिहर्सल करनी है तो एक महीने तक, और हॉल ले लेते थे कहीं वहाँ पे सकरपुर में या मंडी हाउस में। तो वहाँ पर एक डेढ़ महीने रिहर्सल चलती थी, चाय समोसे खा लेते थे। कई बार तो यही पेमेंट होती थी। यानी हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग सारे जो है बिल्कुल संगीत के प्रति समर्पित कलाकार होते थे और बिल्कुल जी जान लगा देते थे जब भी मंच पे गाने पहले। और जब मंच पे आप लोग जाते थे उस समय पे जनता का किस तरह का आप लोगों को प्यार मिलता था, किस तरह का सहयोग मिलता था, जनता कितना पसंद करती थी उस समय का माहौल अगर याद आ रहा हो आप जब मंच करते थे, चाहे चंडीगढ़ में हो चाहे दिल्ली NCR में आप करते थे उस समय, 2000 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, किस तरह का जनता का माहौल होता, कितना क्रेज होता था लोगों में अपने उत्तराखंडी कलाकारों के प्रति? उस दौर में कार्यक्रम सिलोड़ी जी कम होते थे। और जब मैं बता रहा हूँ एक डेढ़ महीने रिहर्सल होती तो कम से कम एक डेढ़ महीने के बाद ही तो होगा प्रोग्राम दूसरा। तो बहुत कम होते थे प्रोग्राम। अब तो पंजाब, हरियाणा, हम कहाँ मेरे ख्याल हमने कार्यक्रम नहीं किए। अदर स्टेट में भी, चलो उत्तराखंड और दिल्ली तो वो है, लेकिन कहीं भी तो उस टाइम पे बड़ा प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम होता था। तो पब्लिक का जो ऑडियंस का क्रेज रहता था, तो इतना ज़्यादा क्रेज रहता था। क्रेज तो आज भी अगर कहीं पे कार्यक्रम हो जाए, लेकिन आज के कार्यक्रम और उस दौर के कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा फर्क था। उस टाइम रचनाएं चलती थी ज़्यादा, फोक भी चलता था, लेकिन एक दो गाने फोक के अब गाए जाते थे। लेकिन आज के कार्यक्रमों का दौर है कि अगर शुरू करा तो वहीं से करा और एंड करा वहीं करा। उस दौरान पब्लिक में कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि जो सुनने वाले गीतों को सुनने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन उन लोगों को परोसा ही नहीं जाता। अब आज वो है तो वो लोग फिर क्या करेंगे जैसा उनको परोसा गया चुपचाप बेचारे सुन के फिर चले जाते हैं। तो आज के कलाकारों को मैं ये थोड़ा सा आपके माध्यम से ये भी मैसेज दे देता हूँ कि लोग जो बैठे हैं सारे लोग नाचने के लिए नहीं बैठे हैं, कुछ लोग सुनने के लिए बैठे हैं। कुछ लोग पुराने गीतों को, अब उस टाइम पे राय जी के टाइम पे और हम जो करते थे तो अपने जो पारंपरिक गीत हैं एक एक आइटम वो जरूर होता था स्टेज पे, लेकिन आज वो सब मिक्स कर देते हैं, जोड़ा चांचरी वगैरह सब वो एक ही गाने में 3-4 तरह के करके। अब वो नई पीढ़ी को कैसे समझ आएगा कि ये जोड़ा है, चांचरी है, थड़िया है, चौपला क्या है। बिल्कुल। तो वो उस टाइम अलग अलग हम करते थे कि थड़िया हो रहा है, थड़े के बाद फिर चौपला अलग होगा, वो अलग होगा, तो लोगों को पता भी रहता था। जैसे हमें पता लगा कि थड़िया है, ये चौपला है। आज की पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा क्योंकि वो एक ही गाने में सारा वो थड़िया चौपला मिक्स कर देते हैं, जोड़ा चांचरी सब, तो शायद बच्चों को नहीं पता। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो आपकी शुरुआत हुई थी, लगातार आप जो है घर से ही आपका संगीत का सफ़र शुरू हुआ था, आपके पिता से आपने स्टार्ट करा और फिर उत्तराखंड के दिग्गज कलाकारों के बीच में आप गाते चले गए और उसके बाद देवराज रंगीला जी के संगीत में आके आपने संगीत की ओर रुझान करा। 2000 से पहले का बचपन का वो सफ़र अगर आज की नज़र में हम देखें तो किस तरह का सफ़र लगता था आपको? वो समय कैसा लगता था? क्या याद आता है उस सफ़र की यादें आपको किस तरह से याद आती हैं? उस वक्त पे छोटे भी थे और थोड़ा सा मैंने हमेशा कलाकार की रिस्पेक्ट की है, कलाकार को मैंने सम्मान दिया है। अगर मेरे को लगा कि सीनियर कलाकार है तो मैंने उनके सामने गाने का मतलब हौसला नहीं किया, कम किया। जो सम्मान समझ लो आप,
लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी थी। मैं आज के नए कलाकारों को भी ये मैसेज दूंगा कि अगर आपसे कोई सीनियर है उसका सम्मान करो, लेकिन अगर उसके सामने मौका मिल रहा है तो उसके सामने जरूर गाओ। अगर कोई गलती होगी तो बताएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम उस टाइम पे कि ये बहुत अरे बड़ा कलाकार है, वो कलाकार है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट के चक्कर में उसके सामने हिम्मत कम करते थे। अब आज तो एज हो गई है तो उस हिसाब से हम करते हैं और कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा ये बहुत बड़ी कमी मेरी रही। और मैं जो नवोदित कलाकार हैं इनको ये मैसेज देता हूँ कि आप किसी बड़े कलाकार के अगर साथ बैठे, संगत में बैठे, तो कुछ उसको बताइए ताकि आपकी कोई कमी होगी तो वो सुधार देगा, कुछ बता देगा ना। तो ये जरा सा थोड़ा सा मेरे से जो जीवन में मिस्टेक भी हुई। ठीक है, हम चाहते हैं सर ब्रेक पे जाने से पहले अगर 2000 से पहले के सफ़र को, 70, 80 और 90 के दशक को, अगर हमारे दर्शकों के बीच में थोड़ा सा अगर उनके कोई पुराने गीत आपको याद आ रहे हों जो आपके दिल के करीब हो, जिन कलाकारों के बीच में आपने काम किया, अगर उनके 2 लाइन अगर हमारे दर्शकों को सुना दें तो बहुत ही बढ़िया है। उस समय हम राय जी को तो प्रत्यक्ष अपने सामने सुनते थे, लेकिन जीत सिंह नेगी जी की संगत में उनका आशीर्वाद हम इतना नहीं ले पाए। तो उस दौर में अब उनका जो एक लिखा हुआ गीत वो आप सभी ने सुना हुआ है, तो मैं कुछ लाइनें उस गीत की आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। घास काटी की प्यारी छैला है, रोमक हुए गे घर माए जा। घास काटी की प्यारी छैला है, रोमक हुए गे घर आजादी। दूधी का नौना की हिंगर गडी चाहे, रोमक हुए गे घर आजादी। घास काटी की प्यारी छैला है। गोपाल बाबू गोस्वामी जी प्रेरणा स्रोत सभी के, और उस दौर में उन्होंने जो उत्तराखंड के लिए अपने गले से योगदान दिया और अपनी रचनाओं से, उसको कोई भी नहीं भुला सकता। तो एक छोटा सा उनके लिए। कैल बजमूरूली हो बना ऊंची निसी डांड्यूं मां, चिरिगे काले जी ओ मेरी ऊंची निसी डांड्यूं मां। आपने जो है गायक और संगीतकार नरेंद्र अजनबी के जीवन के शुरुआती सफ़र से हमने आपको रूबरू कराया। उनके पिछले 10-15 सालों के सफ़र को हमने जो है आपको 1980 से लेकर और 2000 तक के सफ़र से रूबरू कराया। 3 दिग्गज कलाकारों के बीच में उन्होंने संगीत की शिक्षा ली, लगातार उनसे सीखते चले गए और बाद में जो है वो संगीत में अपना एक पहचान बना चुके हैं। लगातार आज उनको नरेंद्र अजनबी के नाम से जो है दिल्ली एनसीआर हो, उत्तराखंड हो, सभी संगीत के मंचों पर जो है नरेंद्र अजनबी के नाम से जानते हैं। लोगों का प्यार उनको जिस तरह से मिल रहा है, लगातार वो अपनी संस्कृति के लिए मंच शेयर कर रहे हैं और बड़े बड़े कलाकारों के बीच में अपना संगीत देते हैं और उत्तराखंड की धुनों को जो है संजो के रखे हुए हैं। फिलहाल अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि 2000 से लेकर 2021 तक का उनका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि इस बीच जो है एल्बम्स का ज़माना आया, यूट्यूब्स का ज़माना आया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, मंचों का ज़माना आया और स्टेज कार्यक्रमों का ज़माना आया। किस तरह से इनका तालमेल कलाकारों के, नए कलाकारों के साथ रहा, किस तरह से ये अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और किस तरह से इन्होंने उत्तराखंड संगीत पर का प्रचार प्रसार करा। साथ ही हम जानेंगे कि उत्तराखंड संस्कृति विभाग क्या कलाकारों के लिए कुछ सहायता कर रहा है या इनका क्या उनके बारे में सोचना है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी हमारी जारी रहेगी उत्तराखंड के गायक और संगीतकार नरेंद्र अजनबी से आगे की मुलाकात। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले हमने आपको नरेंद्र अजनबी जी के जीवन के सफ़र के शुरुआती दिनों से बातचीत कराई, उनसे रूबरू कराया। अब हम ब्रेक के बाद जानेंगे उनके 2000 से लेकर 2021 तक के सफ़र के बारे में। इसके बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। धन्यवाद सिलोड़ी जी। सर, अभी तक हमने जो है आपके शुरुआती सफ़र से जो है अपने दर्शकों को रूबरू कराया, 2000 से पहले के सफ़र से आपको रूबरू कराया।
अब जो है हम आपके 2000 से लेकर 2021 तक के सफ़र के बारे में जानेंगे। 2000 के बाद लगातार जो है एल्बम्स और कैसेट्स का ज़माना आया। आप जो है उसमें एज ए म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे जो है अपना जो है प्रोजेक्ट करने बैठ गए और नरेंद्र अजनबी के नाम से जो है आपने संगीत डायरेक्टर के तौर पे काम करना शुरू किया। इंग्लिश मैडम से आपकी शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार जो है किस तरह से आपको काम मिला, किस तरह से नए बच्चे जो भी आते थे गायक किस तरह से आप तक पहुंचते थे और क्या बारीकियां आप देखते थे कि जब वो आपके पास आते थे म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे कि हमें म्यूजिक दे दीजिए, तो क्या आप उसमें जज करते थे कि क्या होना चाहिए और किस तरह से आपने अपने आप को आगे स्टार्ट करा? 2000 के बाद जो है कलाकार जो आते थे, कलाकारों का तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि सुरताल में है होना चाहिए क्योंकि मार्केट में जाना है, और उसके बाद रचनाओं पे भी कि इसकी रचनाएं किस तरह की। कई लोग तो ऐसे आते थे कि ऐसी रचनाएं ना तो उसको कोई लयबद्ध होती थी ना कुछ भी, तो उसको भी फिर बैठ के फिर उसकी धुन वगैरह बना के देखा जाता था कि मतलब आवाज़ के हिसाब से देखते थे कि कलाकार चल सकता है। मेन आवाज़ और देखा जाता है सुर और ताल पे। रचनाओं को तो फिर हेर फेर हम लोग कर लेते थे आपस में। कई बार तो ऐसा भी होता था कि ट्रैक में सिंगर नहीं गा पा रहा है तो हम उसकी जगह में हम उसको गा के उसका ट्रैक बना देते थे और उसको फिर आराम से बैठ के गवाते थे कि मतलब अच्छा मैटर जाए। मेरा डांडी कांटों का मुल्क जैलू बसंत ऋतु मा जय, बसंत ऋतु मा जय। अच्छी आवाज़ जाए, मतलब हमारे जो दर्शकों के पास, सुनने वालों के पास अच्छी आवाज़ जाए, अच्छा मैटर जाए, कोशिश हमारी यही रहती थी। और बाद में तो फिर कलाकार उत्तराखंड से ऐसे आने लगे कि उसको पता नहीं कैसे अपने पर भरोसा होता था कि यार मैं सिंगर हो सकता हूँ। तो कईयों को हमने मना करा कि नहीं बोला पैसे खराब मत कर, अगर नहीं लग रहा है तो हमने उसको फिर ये सलाह दी कि आप पैसे खराब मत करो। और कई बार तो ऐसे नहीं भाई ये कर ही दो, तो समझा बुझा के नहीं माने तो फिर करना भी पड़ा। उनकी धुनें सुनते थे तो क्या लगता था उनके, आप कोशिश क्या करते थे ज़्यादा उत्तराखंडी फोक उसमें हो या उत्तराखंडी टचपन उस गाने में जरूर रहे, क्या आपकी सोच रहती थी? सिलोड़ी जी, मैंने उस वक्त पे ऐसा मैंने भी नहीं सोचा कलाकार आया कि चल भाई उल्टा सीधा करके उसको कर दो। कई कलाकारों को तो मैंने देखा आया है मेरे पास, 2 पैसे मेरे पास भी आ रहे हैं, मैं क्यों छोड़ूं, लेकिन फिर भी मैंने उसको कई दिनों तक रिहर्सल के लिए मैंने लटकाए रखा कि नहीं अभी और कर, ताकि अच्छा हो। मार्केट में जाना है एक चीज़ तो फिर अच्छा होना ही चाहिए ना, इतना तो हो कि कम से कम लोग सुन ले, गाना सा तो लगे। तो बहुत सारे कलाकारों को मैंने फिर ऐसा किया, धुन भी बनाई रहती थी कि अच्छा परोसा जाए, अच्छा मैटर हो, अच्छा सिंगर हो, और वो भी जो पैसे खर्च कर रहा है उसको भी तो भविष्य में कुछ बिल्कुल ऐसा हो। उस समय के कोई कलाकार याद आ रहे हो जो जिनकी आपने रिकॉर्डिंग्स की हैं लगातार जो है, क्योंकि 2000 के बाद 2005-06 तक आप लगातार जो है एल्बम्स और कैसेट्स में जो है संगीत देने बैठिए, कुछ याद आ रहे हो गायक जिनकी आपने रिकॉर्डिंग्स की? हाँ, एक वीरेंद्र डोबरियाल जी थे, तो फौजी थे, तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनका ज़िंदगी भर में मैंने देखा है कि हमारे गांव में ही रहते हैं। तो उन्होंने अभी गाय वाय चराने वगैरह जाते थे जब, तो तब वो गाते रहते थे, लेकिन पूरी लाइफ उन्होंने फौज में काटी और उसके बाद जब रिटायर होने के बाद पहले चोट उन्होंने वहीं की कि मेरे को कैसे बनानी। तो मेरे पास आए यहाँ, कई दिन मैंने लगाए उनको, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ना मेरा ये होता है, अब एक तो हमारे गाँव का ही है, गाँव का ना हो तो कम से कम हमारे उत्तराखंड का है, कोई भी कलाकार है। मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले भी मैंने कईयों को लटकाया कि नहीं भाई अभी रिहर्सल करो, उनको कई दिन फिर मेरे ही घर पे रहे थे, यहाँ पे दिल्ली में नहीं, वो पहाड़ में रहते, कई दिन यहाँ रखा, रिहर्सल कराई। रिहर्सल कराने के बाद उनके साथ सिंगर भी मैंने सुनीता बेलवाल को लिया। कह सकते हैं कि उस समय की जो आप संगीत देते थे उसमें उत्तराखंडी फोक, उत्तराखंडी जो है जोड़े चांसरी सारे उसमें मिक्स करते थे ढोल दल में, और इनकी कोशिश रहती थी आप लोगों की कि उत्तराखंड टचपन गाने में जरूर रहे। बिल्कुल, मैं अभी जिस कैसेट की बात कर रहा हूँ उसमें मैंने सारा ही मसाला डाला था कि गांव में फौजी आता है, फौजी किस तरह से, उस कैसेट का नाम भी दुई घूट पिले दे रखा था उन्होंने। तो जो कुरीतियाँ थी वो उसमें उन्होंने दर्शाई थी। अब कुरीतियाँ बताने के बाद 2 तरह का होता है कि भाई एक कुरीतियों का प्रचार कर रहा है और एक कटाक्ष कर रहा है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब सामने वाला कैसे समझ रहा है
ये इन पे डिपेंड करता है। हाँ, उस समय हमने देखा कि ज़्यादातर जो है जागर शैली के बहुत गाने चलते थे, साथ ही जो है खुदेड़ के बड़े गाने चलते थे, फौजियों के बड़े गाने आते थे, और धीरे धीरे फिर ट्रेंड चेंज हुआ और डांस और उसका ज़्यादा ज़माना आया, क्योंकि नए सिंगर्स स्टार्ट हो गए और उन्होंने जो है डीजे ट्रैक्स जो है स्टार्ट कर दिए। उस समय किस तरह का माहौल रहता था, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश किस तरह की रहती थी? डीजे सॉन्ग जो अब आ रहे हैं, ये एक तरह से अगर आप देखें तो शादी में नाचने के लिए तो ठीक है, क्योंकि पंजाबी पे और वो हरियाणी पे इन पे लोग नाचते थे, लेकिन आज ये है कि अपने उत्तराखंडी गीतों पर नाच रहे हैं। लेकिन संस्कृति विलुप्त नहीं होनी चाहिए। मेरा जो सोचना है कि मॉडर्नाइज तो होना चाहिए, बिल्कुल बात है कि आगे नहीं बढ़ेंगे तो पैरों तले कुचल दिए जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन संस्कृति की याद बीच बीच में हमेशा रखते रहना चाहिए। मतलब ये ना हो कि बिल्कुल संस्कृति को लुप्त कर दिया और आप मॉडर्न होते चले गए, और कल को जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कैसे हमारी संस्कृति क्या थी क्या नहीं थी वो भूल जाएंगे। तो कम से कम ये चीज़ें समय समय पर आनी चाहिए, बाहर त्योहार इनमें बिल्कुल चीज़ों का होना चाहिए। मॉडर्न भी करो लेकिन उसको वितरित हो। यानी हम कह सकते हैं कि 2000 के बाद जो है देवरा रंगीला जी ने जो शुरुआत करी थी, वीरेंद्र नेगी जी ने जो शुरुआत करी थी, और आपने खासतौर से जो शुरुआत करी थी कि म्यूजिक डायरेक्टर अपने उत्तराखंड के ही हों। उस समय काफ़ी सारे म्यूजिक डायरेक्टर जो है अब फील्ड में आ चुके थे, चाहे संजय कमोला जी हो गए, राजेंद्र चौहान जी हो गए, वीरेंद्र नेगी जी थे, देवराज रंगीला जी थे, साथ ही जो है मोती शाह जी भी थे, कई सारे जो है म्यूजिक डायरेक्टर आगे थे। किस तरह से देखते थे आप सबको, और क्या किस तरह का तालमेल रहता था आप लोगों का सबका एक साथ? देखिए, अब इस पे डिपेंड नहीं करता मेरे ख्याल से कि कौन कितना चला। एक शुरुआत करना एक बड़ी बात होती है कि ये चीज़ हमने शुरू करी है। अब कौन कितना चला अगर इसका आंकलन करे तो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर बिजली नहीं थी या सड़क नहीं थी, अब वहाँ पे सड़क पहुंची। अब उसके बाद उसका कितना विकास हुआ वो तो अलग बात है ना, लेकिन सड़क पहुंचने तक का तो वो देखना कि सड़क पहुंचाइए। तो अब उस टाइम वीरेंद्र नेगी जी, रंगीला जी, इन्होंने शुरू की थी, उसके बाद मैं आया था, वीरेंद्र चौहान जी आए थे, और बाकी अभी संजय कमोला और मोती शाह तो फिर काफ़ी बाद में आए थे। तो हम लोगों ने उस टाइम करा, मतलब ये लगा लो कि शुरुआत करने वाले 2 लोगों के बाद हम लोग थे। लोगों की सोच थी कि भाई उत्तराखंडी गानों में जो है उत्तराखंड का ही संगीतकार हो, वो कहीं ना कहीं अब जो है धीरे धीरे आपको लगने लगा, जिस तरह से कई नई पीढ़ी जो है संगीतकार के तौर पे काम करने लगी, वो कहीं ना कहीं आप लोगों का सपना अब धीरे धीरे पूरा होने लग गया, क्योंकि उत्तराखंडी संगीत में कई संगीतकार मैदान में आ चुके थे। जी बिल्कुल। उस टाइम पे जब पहले की बात थी तो फलाना कपूर, फलाना चोपड़ा, मतलब म्यूजिक एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, अब फलाना रावत या फलाना नेगी या फलाना जो भी है, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार उत्तराखंडी यार ये समझ सकता है कि हमने गाने में कहा क्या है। बिल्कुल, हमने गाने में हमारी थीम क्या थी, उस थीम के अकॉर्डिंग तो वो कर सकता है ना काम। अब जब बाहर का आदमी उसे आप कितना भी समझाओगे, वर्बली वैसे कितना भी समझाओगे, लेकिन वो चीज़ तो नहीं आएगी ना कि एक जो अब नेगी जी ने एक गीत बनाया, चम चम के घाम डांडीमा, पौड़ी में रहते हैं वो, उनके घर से ही मेरे ख्याल सामने हिमालय नजर आता है। अब सुबह बिस्तर से उठ के आंख मलते मलते आए, सामने एकदम से हिमालय चमक रहा है धूप की, उससे कल्पना आएगी। तो अब जिस आदमी ने पहाड़ नहीं देखा या जो आदमी पहाड़ में ही रहा, उसकी कल्पना कैसे उतनी उजागर नहीं हो सकेगी। जो है उत्तराखंडी कैस्टों में, एल्बम्स में संगीत तो दे ही रहे थे, लगातार जो है आप भोजपुरी, हरियाणी और भी भाषाओं में कई जगह जो है आपकी डिमांड आने लगी, और लगातार आप जो है और भजनों में जो है आप संगीत देने बैठे। किस तरह का टाइम था वो, और कहाँ कहाँ आपने संगीत दिया था उसके बाद? उसके बाद एक मेरे मित्र थे, उनका स्टूडियो था एक छोटा सा लक्ष्मी नगर में, तो उनके यहाँ कुछ काम मैंने अपने उत्तराखंडी किए। तो उनका कोई फ्रेंड था, तो वो शायद बिहार से थे, तो उनका भी स्टूडियो था अपना छोटा, तो वो उनके यहाँ भी थोड़ा सा काम होते थे, भोजपुरी वगैरह कलाकार आते थे। तो उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया कि आप मेरे भी कहीं काम कर दो, और फिर मैंने वहाँ कई भोजपुरी एल्बम किए, पर मैं भोजपुर का हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता वो एल्बम कितने चले होंगे, क्या कब निकले, कितने निकले, मुझे नहीं पता। और कई भजन के मैंने उनके स्टूडियो में भी काम किया, और एक गज़ल का प्रोजेक्ट किया था। एक चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश,
जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। साथ ही उस समय जो है कई कंपनियां भी मार्केट में आ गई थी। रामा कंपनी हो गई, टी सीरीज हो गई, नीलम हो गई, हिमाल हो गई, कलिंका हो गई, कई सारी इस तरह की कंपनियां जो है मार्केट में आ गई थी और हर कोई जो है एल्बम और कैसेट्स निकाल रहा था। किस तरह से कंपनियों के साथ आपका तालमेल था, थोड़ा उसके बारे में। मेरा हर कंपनी जो भी कंपनी है, रामा हो गई, चाहे नीलम हो गया, चाहे हृदय कैसेट के नाम से आपने सुना होगा, वो हैं, हिमाल वाले हैं, सभी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है और मुलाकात होती है जब भी बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ सभी पेश आते हैं। मतलब इस तरह से नहीं कर, कईयों के लिए मैंने काम नहीं भी किया लेकिन उनके साथ भी मेरा रिलेशन मतलब अच्छा है। हिमाल वाले हैं, उनके साथ मेरा अभी तक मैंने शायद उनके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ, ना उन्होंने ऑफर दी, लेकिन आज भी जहाँ मिलते हैं तो बड़े सम्मान से सम्मान मेरे को सम्मान देते हैं। तो सभी कंपनियों का धन्यवाद है। रामा वाले तो उनके साथ तो ऐसा उठना बैठना हो गया था एक टाइम पे। चौधरी साहब है नीलम कैसेट से, आज भी उनके फोन आते हैं, आज भी पोस्ट हम एक दूसरे को जब विश वगैरह करते हैं। बहुत अच्छा मेरे साथ सभी का है, किसी भी कंपनी से ऐसा नहीं है कि नहीं ये अजनबी या वो कुछ ऐसा कुछ नहीं, काम किया चाहिए। आप जो है एल्बम्स कैसेट्स में तो संगीत दे ही देते हैं, लेकिन मंचों की ओर आपका झुकाव फिर शुरू हुआ और लगातार जो है शुरू से आप मंच कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मंच ज़्यादा होने लगे। दिल्ली एनसीआर में खासतौर से हमने देखा कि हर संस्था जो है कार्यक्रम कराने बैठी और कलाकारों को मौका मिला, संगीतकारों को मौका मिला और उत्तराखंड की संस्कृति के लिए जो है काम बढ़ता ही चले गया। दिल्ली एनसीआर में मंचों की ओर लगातार आपके कार्यक्रम चलते थे, किस तरह से मैनेज करते थे, कैसेट्स भी, एल्बम भी और मंच भी, किस तरह से उस टाइम कितने बिजी रहते थे आप लोग? मंच तो कभी छूटे नहीं। जब से मैंने स्टार्ट किया था मंच तो खैर कभी छूटे ही नहीं, मंच तो चलते ही थे। रिकॉर्डिंग जो आती थी तो रिकॉर्डिंग का तो ऐसा होता ना कि स्टूडियो हमने बुक करना है और स्टूडियो में हमने काम करना है, तो उसमें मैनेज कर लेते थे कि मतलब अगर प्रोग्राम कहीं से डेट आ रखी है हमें तो फिर उसको आगे पीछे कर लेते थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हमें स्टूडियो में बैठ के करनी है। मंच का काम नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि मंच की डेट संस्थाएं या जिन्होंने रखी है उन्होंने फिक्स कर रखी है, तो मंच के काम को पहले कर लेते थे और रिकॉर्डिंग उसी हिसाब से फिर हम चेंज करते थे। एक चंडीगढ़ का एक उस टाइम पे इतना मैंने आपको बताया, चंडीगढ़ में सिर्फ चार कलाकार मोती शाह, मैं, मेरे निर्देशन में जाते थे, मैं, मोती शाह और एक ढोलक वाले सत्येंद्र नोएडा में रहते हैं, म्यूजिक के साथ बजाते हैं, और एक किरण बांसुरी वाले होते थे। चारों म्यूजिशियन, उसमें 2 सिंगर, मैं और मोती शाह, दोनों सिंगर। पूरा मंच टैगोर थिएटर में कम से कम 1000 की कैपेसिटी बिल्कुल थी। 2 सिंगर, हम डांसर उनके अपने बच्चे तैयार कर रहे थे कुछ, ठीक। तो हमने जितने भी गाने वहाँ पे किए उस टाइम पे, कट टू कट म्यूजिक जो उसका रिकॉर्डिंग में बजा हुआ है, रात में बैठे हम इस होटल में, ठीक, और हमने कट टू कट सुबह बिल्कुल एक सुभाष पोखरियाल का गीत था, धन्य मेरी गढ़वा रैफल, धन्य मेरे, बिल्कुल कट टू कट हमने बजाया। तो उस दौर में इतना मतलब ऐसा लगता था कि 4 म्यूजिशियन और 2 सिंगर, उसमें कोई फीमेल सिंगर नहीं, 2 ही लोगों ने, इतना अच्छा क्रेज आया था कि। उसके बाद आपने बॉम्बे में सबसे बड़ा मंच करा, जिसमें गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी से लेके कई दिग्गज कलाकार पहुंचे। किस तरह से लगा जब इतने बड़े मंच पे जो है आप बड़े कलाकारों के लिए संगीत दे रहे थे? क्या महसूस हुआ और क्या आपको लगा कि अब जो है आप जो है मंच पे जो है उत्तराखंड की धुनों पे जो है हर कलाकार को जो है संगीत दे सकते हैं? गया था और बागेश्वर मोती भी गया हुआ था, और मैं बागेश्वर से आया, नेगी जी का प्रोग्राम था, शायद नेगी जी ने मोती को डेट दे रखी थी और मोती वहाँ बागेश्वर में फंस गया। अब यहाँ नेगी जी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई कि किसको बजाएं, क्योंकि उतरायणी का टाइम था, सब इधर उधर होते। मैं वहाँ से आया था तो मेरे को फ़ोन आ गया, सत्येंद्र का फ़ोन आया ढोलक वाले का, कि भाई साहब आपने कल बॉम्बे चलना है। मैंने किसके साथ, कौन कलाकार हैं? तो उन्होंने कहा नेगी जी। तो नेगी जी के साथ उससे पहले मैंने मौका नहीं मिला, ये नहीं कि मतलब आप वो पौड़ी रहते हैं, वहाँ रहते तो वहीं से अरेंज हो जाता। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चले गए। अब नेगी जी भी इतने बड़े कलाकार हैं तो थोड़ा सा वो भी हिचकिचाए वैसे थे कि यार मेरे साथ कभी
है नहीं। ट्रेन में भी थोड़ा सा बिल्कुल लगा थोड़ा सा दिक्कत करे, पर मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा आप चलो, ऐसा तो नहीं, जितना भी जानते हैं तो आपको नहीं मैं कसने दूंगा। बिल्कुल। फिर ट्रेन में ही रिहर्सल नेगी जी थोड़ा सा जोड़ देते हैं, तो ट्रेन में हमने रिहर्सल करी नेगी जी के 10-12 गानों को कट टू कट, आजकल कट टू कट का हो रहा है कि जो म्यूजिक बजा हुआ है वो, क्योंकि तभी जाके सिंगर को भी तरह वो सब आता है। तो हमने ट्रेन में ही मैंने उनके 8-10 गानों का म्यूजिक वो बिल्कुल उतारा, वहाँ जाके सीधा ठीक ठाक अच्छा खासा प्रोग्राम करके आया। लेकिन वो लोग घबरा रहे थे कि मतलब क्या होता है, क्योंकि तो बड़े सिंगर है, कहीं पे जगह से कोई रहेगा ही पार, मैं भी समझ रहा था उस बात को। अच्छा, जैसे आज की डेट में हमने देखा कि कई कलाकार जो है मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं, वो हर विधा को करना चाहते हैं, हर विधा में जो है अपने भाग लेते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? ये जो कला है इसमें निपुण होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाहे आप कितना सीखते रहो, लेकिन निपुण तो मेरे ख्याल से कहते हैं कि निपुण होना तो सागर है, इसमें तो जितने भी गोते लगाओ उतना और गहरा है। तो मल्टी टैलेंटेड जो भी कलाकार अपने आप को कहते हैं वो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन टोटल ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। आजकल तो मल्टी टैलेंटेड क्या है, कंप्यूटर से आप सारा रिदम सारा लगा दो, जो रिदम वाले जो पुराने बेचारे जो इसी से जीविका चलाते थे वो बैठे भूखे मर गए। तो इस तरह का तो मल्टी टैलेंटेड का मतलब नहीं है, काम वो होना चाहिए प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके में। तो उसके लिए अब अपना रिश्तेदारी आजकल आड़े आ जाती है कि जो थोड़ा बहुत भी जानता है तो वो रिश्तेदार उसको 4 रिश्तेदार सपोर्ट करके, और भाई तू नाच, तू बढ़िया नाच रहा है, चाहे उससे बढ़िया कोई दूसरा नाच रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, कला देखी जानी चाहिए। जिस तरह से जो है आज का संगीत हो रहा है, नया फ्यूजन्स है, मसक है, लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक ला रहे हैं, डीजे सॉन्ग्स आ रहे हैं, उस पर आप क्या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो फोक हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जी, एक्सपेरिमेंट तो आविष्कार की जननी है, ये कहावत भी है, और बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। संस्कृति को, एक संस्कृति के इर्द गिर्द संस्कृति खत्म करके बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब आप बिल्कुल अलग हटके ही चले जाएं कि मतलब राग से बाहर ही चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कृति को भी रखना उसके साथ चाहिए और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ताकि आगे बढ़ेंगे इंडस्ट्री, क्योंकि आगे तो पीढ़ी बढ़ती चली जाएगी, और जो बढ़ते हुए के साथ नहीं चलेगा तो पैरों तले को चल दिया जाता है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहें, लेकिन संस्कृति को भी हमेशा जीवित रखें। करों के लिए आपने जो है मन शेयर करा, चाहे वो नरेंद्र सिंह नेगी जी हो, चाहे बकरूला जी हो, सभी के साथ आपने ज़्यादातर जो है मन शेयर करा। किस तरह का अनुभव उनके साथ रहता था और क्या? हाँ जी, बिल्कुल। सब जितने भी दिग्गज कलाकार हमारे वयोवृद्ध, जो आज की डेट में सीनियर, जिनको पितामह भी कह सकते हैं, जो आज हैं भी नहीं भी हैं, कुछ कलाकार जो आज हमारे बीच में नहीं भी हैं, उनके साथ भी बजाया गया है। और नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, राही जी, और बकरोला जी, सुनीता बेलवाल जी, गजेंद्र राणा, मंगलेश डंगवाल, और 1-2 कलाकारों को छोड़ के शायद वो नहीं कुछ ऐसा बना कि जो सामने आ पाए, मेरे या मैं उनके साथ नहीं जा पाया। बाकी तकरीबन सभी के साथ बजाया है, सभी के साथ स्टेज में जो है परफॉर्म किया है। युवा जो है आजकल आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे एकदम जो है हिट हो जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं, और आप लोगों ने जो है पूरी ज़िंदगी लगा दी है, लगातार कई साल लग गए आपको इतने यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतनी मेहनत, लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज तो सोशल मीडिया देखिए कि एकदम बिल्कुल से ऐसा डेवलप है बुरी तरह से। हमारे टाइम में तो अगर कलाकार को बुक करना था रिकॉर्डिंग के लिए तो उसके घर जाना पड़ता था, या पीपी नंबर पे किसी पे करना पड़ता था, पेजर होता था, मैसेज डालो तो वो मैसेज पढ़ेगा, उसके बाद वो कहीं से बाहर से फ़ोन करेगा। तो हमारा तो संपर्क का साधन भी ऐसे था। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया से तो आज ऑटोमेटिक है कि रातों रात खबर पूरे दुनिया में पहुँच जाती है। इसका तो बड़ा सहयोग है, योगदान है। लोड़ी जी, सोशल मीडिया में मेरा तो आने का यही मकसद था। एक तो आजकल सोशल मीडिया सभी यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा सा खबर भी मिल जाती, कोई आगामी कार्यक्रम या कोई नई रिकॉर्डिंग या वो इस तरह से, तो सोशल मीडिया का सहयोग भी है बहुत। और मैं ये चाहता हूँ कि बीच बीच में कोई संदेश हमें देना है, कोई सामाजिक या कोई अपने इंडस्ट्री का, तो आसानी से उससे हम एक दूसरे से संपर्क में आ सकते हैं। उत्तराखंड के समाज को और ख़ासतौर से युवाओं को, जो युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और क्या कहना चाहेंगे उनको कि वो किस तरह से आगे बढ़ें और क्या अपनी मंजिलों को किस तरह से छुएं, थोड़ा उसके बारे में? जी सिलोड़ी जी, ये बिल्कुल जो नए संगीतकार अब आ रहे हैं,
आएंगे तो मैं तो एक कहावत गढ़वाली में वही है कि डाल लगो चमर छौका फटना चाहिए, तो बड़ी खुशी की बात। उनके लिए हमारा शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़े और हमारी संस्कृति को, हमारी इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाए। उत्तराखंडी संस्थाओं का कितना आपको लगता है कि योगदान रहता है उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में, और खासतौर से कलाकारों के लिए जिस तरह से वो मंच देते हैं, क्या लगता है उत्तराखंडी संस्थाएं कितना आपके लिए कार्य देती है, कितना काम देती है और कलाकारों को प्रोत्साहन देती है? संस्थाओं के लिए विशेष अनुरोध है कि इसी तरह से अपनी संस्कृति को समय समय पर सामने लाएं और संस्कृति को मिटने न दें। क्या लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति विभाग जिस तरह की योजनाएं लाती है, क्या लगता है कि आपको धरातल पे जो है लोगों तक पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती? कई कलाकार ऐसे हैं जिन तक कोई योजनाएं नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी संस्कृति विभाग जो है अपनी योजनाओं के माध्यम से कलाकारों को लाभान्वित तो करती है। आपकी क्या सोच है इस पर? सिलोड़ी साहब, संस्कृति विभाग जो भी योजनाएं लाते हैं, लेकिन मिलती है कुछ कलाकारों को, लेकिन धरातल पे सभी को नहीं वो मिल पाती हैं। और जिसका कि थोड़ा सा कुछ व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए कि सभी कलाकार जितने भी उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, चाहे उसमें या बाहर किसी भी स्टेट में, तो सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि काम तो हम उसी उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं ना। अगर संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं या संस्कृति को उजागर कर रहे हैं, तो ये धरातल पे आए और सभी कलाकारों को जो उसके लिए लायक है। उनकी गुमनामी में जो कलाकार, जो एक टाइम पे जिनके गीतों को लोग बड़ा सुना करते थे और वो आज गुमनामी की गर्त में हैं, तो उनके लिए भी कुछ विभाग से होना चाहिए, हमारी सरकार से उनके लिए भी कुछ सहयोग जरूर होना चाहिए। क्योंकि इस संस्कृति की सेवा करिए तो आज अगर वो उम्र से चले गए या गले से चले गए या अपने हाथों से थोड़ा सा अगर कमजोर हो गए, तो उनको इस तरह से छोड़ना शायद अच्छा नहीं। सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दो जाना को। आप लगातार जो है पिछले 40 सालों से जो है उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, लगातार जो है आप उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लगता है कितना आपको परिवार का सहयोग मिलता है, कितना परिवार का आपको साथ मिलता है, और ख़ासतौर से जब आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो कितना उनका योगदान और कितना हौसला बढ़ाते हैं वो आपका? सिलोड़ी जी, बिना परिवार के सहयोग के तो ये संभव भी नहीं। उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी नेगी ने कहा कि जिस तरह से वो उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, उन्हें उन पर गर्व है। वो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारा बेटा भी अब इसी पथ पर आगे बढ़ रहा है। सिलोड़ी जी, परिवार का बहुत ही सहयोग मेरे साथ रहा है। मेरी धर्मपत्नी ने उस टाइम पे, अब तो खैर कमर्शियल हो गया, अब तो लोग बाहर होटल से मंगा खा लेते हैं, उस टाइम पैसा भी इतना नहीं मिलता था, अब भी खैर इतना नहीं मिल रहा है। पर यह है कि सारे कलाकार आ रहे हैं घर पे, तो रात को 12 बजे 1 बजे उनके लिए पुलाव भी डाल दो, चलो जी सब भूखे हैं, सोने की व्यवस्था। मैं कार्यक्रमों में बाहर जा रहा हूँ, घर में व्यवस्था खाने की या जो है वो खुद अपने आप से भी निपट लेते थे कि कार्यक्रम में गए हैं। तो इसके लिए मैं संस्कृति की सेवा अगर कर रहा था तो वो भी इसके साथ साथ ही संस्कृति की सेवा कर रही थी। और जय तरा को प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने मिथे दे हमेशा। म्यारू छोट नोनो गौरव नेगी भी ई लेनमा अभी उतरणो च और कद के स्टेज शो भी कह रही वेल, तो मैं चाहूँ छो कि वो भी अपनी संस्कृति की सेवा में यानी लग्यो रहो और आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद में थे हमेशा मिलो रहा। भूली गे होली प्योली लयड़ी मैं गौर छोड़ावा, हे जी सारू माँ भूली गे होली प्योली लयड़ी मैं गौर छोड़ावा, हे जी गरीबों बड़ी गे होलू बालू बसंत में गौर छोड़ावा, हे जी सारू माँ भूली गे होली।
आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है और आगामी एपिसोड में फिर हम किसी और हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज हमने जो है आपकी मुलाकात कराई उत्तराखंड के संगीतकार नरेंद्र अजनबी नेगी जी से, जिनके जीवन सफर से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद है कि युवा पीढ़ी जरूर इनके जो है संघर्षों से, उनके उतार चढ़ाव के और जीवन सफर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जिस तरह से अब उनके जो है बेटे गौरव नेगी भी जो है इस लाइन में आ गए हैं, वो भी संगीत की शिक्षा सीख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे वो भी जो है मंचों पे जो है उत्तराखंडी संगीत देते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो है जिस तरह से इनका पूरा परिवार जो है उत्तराखंड की संस्कृति की सेवा कर रहा है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड संस्कृति और उत्तराखंड संस्कृति के प्रचार प्रसार में इनका काफ़ी अहम योगदान है। और जिस तरह का मान सम्मान इनको जनता के द्वारा मिल रहा है, उम्मीदों पर जो है खरे उतरते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनका कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे और आने वाले समय पे भी जो है उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार इसी तरह करते रहे। अपने कैमरामैन मुकेश के साथ दीप सिंह लोढ़ी अभी दीजिए फिलहाल हमें इजाज़त। नेक्स्ट समय फिर हम किसी और दूसरी उत्तराखंडी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।